हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूआरएससी इसरो का जो यूआरएससी सेंटर है उसका 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्निकल असिस्टेंट का। तो इसमें आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ इसके अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, कहता है कि इन एन एप्लीकेशन अ स्लाइट मिसअलाइनमेंट बिटवीन द एक्सेस ऑफ शाफ्ट एंड हॉशिंग बोर इज ऑब्जर्व्ड, विच टाइप ऑफ वेयरिंग वुड यू सजेस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कह रहा है कि मिसअलाइनमेंट के लिए जो है कौन सा बेयरिंग को सजेस्ट किया जाता है। तो मिस अलाइनमेंट के लिए आपका जो है वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग को भी सजेस्ट किया जाता है और सेल्फ अलाइनिंग के लिए को भी जो है सजेस्ट किया जाता है। और यही वजह है कि इसरो ने इस क्वेश्चन का जो है आंसर कैंसिल कर दिया था और सभी को इक्वल नंबर्स दिए थे। स्टार्ट में इसमें बी को कंसिडर किया गया था, बाद में कुछ ऑब्जेक्शंस करने के बाद सबको जो है कंसिडर किया गया, ए और बी दोनों को कंसिडर किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया और सबको नंबर इसका दिया गया। तो देखते हैं कि आखिर कैसे है और क्या होता है, थोड़ा डिटेल्ड में इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। क्या है? स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। अब इसमें आप देखिए, ये आपको जो नॉमेनक्लेचर दिख रहा है वो जनरली सब में होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन जनरली एक बेयरिंग्स में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आउटर वाला जो बॉडी होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? आउटर रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर रिंग कहते हैं। और जो इनर में होता है, आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग इनर रिंग कहते हैं। अब ये जो सबसे बड़े वाला जो सबसे आउटर रिंग होता है उसके डायमीटर को हम लोग आउटसाइड डायमीटर कहते हैं और इनसाइड वाले को हम लोग बोर डायमीटर कहते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें चूँकि डबल रो है, तो डबल रो जब रोलर यूज होता है तो उसके बीच में एक केज दिया जाता है सेपरेशंस के लिए, इसको हम लोग सेपारेटर कहते हैं। और ओवरऑल ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा जब आप किसी मैकेनिक के यहाँ जाते हैं तो मैकेनिक के यहाँ देखते हैं कि जब भी वो बेयरिंग निकालता है तो एक केज होता है, उसमें जो है वो बॉल्स या रोलर्स को फिट करता है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी ये बॉल्स एंड रोलर्स को फिट करने के लिए केज लगा होता है और ये जो है आपका बेयरिंग विड्थ है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है। ये है क्या? स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। अब इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें होता है, आइए हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो कहता है कि स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का पर्पस क्या है कि रेडियल और एक्सियल लोड को सपोर्ट करना। कहाँ पर? हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में। और क्या करता है? जहाँ पर क्या हो कि हाई स्पीड हो, मिसअलाइनमेंट्स हो, हैवी शॉक लोड वगैरह हो। इसमें जो है बेयरिंग्स में 2 जो है बैरल शेप्ड रोलर्स होते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ इस तरीके का एक रोलर्स लगे हुए थे ऐसे, देखिए कुछ इस तरीके का रोलर लगे हुए थे बैरल शेप के, जो अभी आपने देखा ये। ठीक है। और ये अरेंज होते हैं साइमेट्रिकली किसी सेंटर ऑफ एक्सिस का, जो इनर रिंग है उसके एक्सिस के अबाउट होता है। और इसको जनरली डिज़ाइन किया जाता है आपको मिस अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए? मिस अलाइनमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड हाउसिंग के लिए। ठीक है। और क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। ये फ्रिक्शन रिड्यूसिंग के लिए भी होता है, वियर्स को कम करने के लिए भी होता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो बाबू वो होता है माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीनरीज। ठीक है। और भी जो हैवी चीज़ें होते हैं, जो रोबस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। उसके आगे हम देखते हैं दूसरा। तो ये जो है आपका सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है। क्या है? सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है। इसमें क्या यूज होता है? आप देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर्स किस तरीके से है, इसके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंसेस है वो आपको दिख रहा है। साथ में इसमें क्या है कि ये बॉल है, ये क्या करता है कि ऑटोमेटिक अपने आप को खुद को ये ऑटोमेटिक अलाइन कर लेता है। और इसमें क्या क्या खासियत होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो है क्या करता है? अकोमोडेट मिस अलाइनमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड हाउसिंग।
इसका भी काम वही है। अब यही वजह था कि दो दो ऑप्शन से थे, तो किसी ने ए लगाया था, किसी ने बी लगाया था। स्टार्ट में जो है इसरो ने बी ऑप्शन दिया था, राइट माना था, बट बाद में जो है उसको बच्चा लोगों ने आंसर दिया, और उसका जो वहाँ पे जब चैलेंज आंसर का जो चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंज करने के बाद इसको जो है नॉर्मल सबके लिए कैंसिल कर दिया गया। ये है। अब इसमें देखिएगा, इसमें 2 रोल बॉल्स होते हैं, अभी मैंने कहा, जो कॉनकेव रेसवे पर लगा होता है, और ये बेसिकली क्या एकोमोडेट करेगा, मिस अलाइनमेंट को एकोमोडेट करेगा, या साफ्ट डिफ्लेक्शन जो थोड़ा बहुत होता है उसको ये क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा। इसका जो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, वो डिज़ाइन फीचर्स जो ऐसा होता है कि फ्रिक्शन और वियर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे इसका लाइफ ऑफ स्पैन बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, कन्वेयर सिस्टम्स एंड एग्रीकल्चरल जो मशीन्स वगैरह होते हैं, या जहाँ पर अलाइनमेंट एडजस्टमेंट जो है एकदम नेसेसरी है, हमारा प्राइम एक तरीके से प्राइम ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका है टैपर्ड रोलर टैपर्ड जो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, ठीक है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, और ये दरअसल सिंगल रॉ में है। क्या है? सिंगल रॉ में है, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो डबल रॉ में भी होते हैं। अब चूँकि यहाँ पे मैंने सिंगल लगाया है तो ये आपका सिंगल है, एक एक बॉल्स दिख रहा होगा। डबल में क्या होगा कि इसके साइड में भी एक आ जाएगा, तो वो डबल हो जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग में जो है रेडियल और एक्सियल दोनों को सपोर्ट करेगा, ओके। और इसमें क्या होता है कि चूँकि हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये लोड को ऑप्टिमाइज कर सकता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकता है। और इसमें इसका जो एबिलिटी होता है वो कंबाइंड लोड्स को ज़्यादा हैंडल करता है। आप जानते हैं कि कंबाइंड लोड्स को ज़्यादा हैंडल करता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़्यादा होता है, मैकेनिकल सिस्टम में होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ होता है? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मशीन टूल सस्पेंडल्स, ऑटोमोबाइल का जो व्हील्स होते हैं वहाँ पर यूज होते हैं। प्रिसीजन इक्विपमेंट्स लाइक रोबोटिक्स वगैरह में यूज होता है, और एरोस्पेस कंपोनेंट्स वगैरह में जो है इसका इस्तेमाल मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। और ये आपको फिगर से दिख ही रहा है, ये क्या है? थिन रोलर बेयरिंग। अब यहाँ पर देखें, थिन बॉल बेयरिंग है। अब इसमें देखेंगे कि इसका क्या क्या फीचर्स है, कैसे है। तो थिन सेक्शन में क्या है कि ये चूँकि बहुत ही पतला होता है, तो पतला होता है तो क्या करेगा? आप देखो, एक इतना विड्थ था और एक इसका हाफ हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या होगा? स्पेस सेव करेगा। पहला है क्या है? इसका स्पेस सेव करेगा। अच्छा, स्पेस सेविंग होने के कारण जो है इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर्स में किए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही कम स्पेस होता है। दूसरा बात ये है कि इसमें हाई एक्यूरेसी होता है। हाई एक्यूरेसी ये ऑफर करेगा, हाई एक्यूरेसी, लो टॉर्क और स्मूथ ऑपरेशंस को ये जो है प्रिफर्ड करता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? तो जैसे रोबोटिक्स में हो गया, एरोस्पेस में हो गया, मेडिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंटेशंस वगैरह में हो गया। और ये क्या करता है कि हम लोग वैसे जगह पर भी प्रेफर करते हैं जहाँ पर हमको लाइट वेट चाहिए होता है और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन चाहिए होता है, तो उन केसेस में जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या है कि इसका डिज़ाइन जो है वो अलाउ करता है किसको? रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल थिकनेस को, ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड बेयरिंग्स। स्टैंडर्ड बेयरिंग्स का जो क्रॉस सेक्शनल थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है, बट इसका क्या होता है? कम होता है, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब यहाँ ध्यान देना बाबू कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मीडियम है, ये जैसे मान लो कि ये H2O है और ये एयर है। सपोज ये लाइट इस तरीके से गया, ऊपर सरफेस पर टकराया, वाटर के अंदर से ही गया और ऊपर सरफेस पर टकराया और वापस आ गया वाटर में ही, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी जब लाइट रेज एक डेंसर मीडियम से जाता है, ठीक है, और उसके सरफेस से टकरा करके वो बाहर ना निकल करके फिर से वापस डेंसर मीडियम में ही लौट आता है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इन शॉर्ट में है, इसका थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं आंसर देने से पहले।
तो इसका जो आंसर है यहाँ पर समझो, देखो अभी ये वाटर है, ये नीचे वाटर है, अब वाटर से इंसिडेंस रह गया, इंसिडेंस रह गया, अब ये क्या हो गया कि ये बाहर निकल गया, रिफ्रैक्ट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो एंगल होगा, इसका जो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे एंगल या इंसिडेंट एंगल। अच्छा, अब ये जो बाहर निकल गया रे उसको हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्टेड रे एंगल। अब क्या होगा बाबू कि जैसे जैसे ये इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा, मतलब अभी कुछ था, अभी इस तरीके से बढ़ते गया, इस तरीके से बढ़ते गया, तो सिमिलरली जब जब इंसिडेंस एंगल इस तरफ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है इस तरीके से बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो बढ़ करके यहाँ पर देखो 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से, राइट। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बढ़ के ऐसे आ जाएगा। तो ये जो 90 डिग्री जब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो स्पेसिफिक एंगल बनेगा उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करोगे कि जब कोई रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो तो इंसिडेंस एंगल जो बनेगा, जो स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल बनेगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो क्रिटिकल एंगल के वैल्यू के बराबर होगा। अब देखो, अब ऐसा केस आएगा कि अब जैसे ही इसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा तो ये क्या होगा, वापस ये H2O में ही, वाटर में ही मुड़ जाएगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। तो ये जो फेनोमेनन है इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है, क्या है, इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, राइट, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि इसका आंसर क्या होगा, ये समझ लोगे। देखो, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बाबू, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए, ये तो अब मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, अब कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड ए, ठीक है, ईच साइड ए जिसमें थ्री इक्वल साइड्स हैं, उसके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है, तो एक बात आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। किसी भी ट्रायंगल के केस में, किसी भी ट्रायंगल के केस में अगर आप इसको मीडियन को इस तरीके से लाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट बनता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है बाबू, वही इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अगर हम इस बेस से देखें तो यहाँ से जो है हमारा ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा h/3, राइट, और ये वाला जो होगा ये होगा आपका 2h/3, राइट। अब यहाँ पर समझना कि ये ऊपर वाला 2h/3 है, नीचे वाला h/3 है, क्लियर है। अब जब नीचे वाला h/3 है, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली वैल्यू आएगा क्या, a/2√3। इसका आंसर हो जाएगा a/2√3। अब ये वैल्यू आप दिया हुआ है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये बीचे बीच आएगा तो यहाँ a/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a। अगर हम यहाँ पर a, b, c और इसको d लिख दें, ठीक है, तो ट्रायंगल ABD में आप ये डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा। लगाइए फॉर्मूला और कैलकुलेट कीजिए और कमेंट करके बताइए। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन एलिवेटर हैज़ अ मास ऑफ 2000 kg इफ द टेंशन इन द एलिवेटर पुलिंग केबल इज ऑब्जर्व्ड 30 kN। द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर एट दैट इंस्टेंट वुड अप्रॉक्सीमेटली बी v। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसने कहा है कि जो पुलिंग केबल है, जो केबल लगा होता है, जैसे देखो ये हमारा एलिवेटर है, अब इसके टॉप से ऐसे एक केबल लगा होता है। इस केबल में जो दे रहा है टेंशन वो दे रहा है 30 kN, राइट, और ये जो इसका मास है वो दे रहा है 2000 kg, मतलब 2000 kg। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है कि इसने जो है हमारा स्पीड को डिफाइन नहीं किया है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है,
तो ये डिफाइन नहीं करने की वजह से क्या हो गया कि ये क्वेश्चंस को जो है वो ये क्वेश्चन को जो है इसरो ने कैंसिल कर दिया और इक्वल मार्क्स दिया। लेकिन चलिए हम समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये सेम लिफ्ट है और अगर ये क्या होगा, मूवमेंट अपवार्ड होगा, मूवमेंट क्या होगा, अपवार्ड होगा, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्ट, तब उस केस में हम लोग कैसे टेंशन कैलकुलेट करेंगे, सॉरी टेंशन तो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करके इसके बारे में थोड़ा सा एक हिंट्स मैं दे रहा हूँ, बाकी आप उसका आंसर कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये हमारा एलिवेटर है। अब इस एलिवेटर पे हमने लगा दिया वही 30 किलो न्यूटन का टेंशन अप्लाई कर दिया, ऊपर की ओर है। अच्छा, अब ये चूँकि मास है तो मास किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, 2000 kg, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम कह देते हैं कि भैया ऊपर लगा दो ए, आप ऊपर की ओर इसको एक्सेलरेट करो, ऊपर की ओर ले जाओ। तो ऊपर की ओर अगर आप ले जाते हैं और एक्सेलरेशन अगर ऊपर की ओर हो, डायरेक्शन ऊपर की ओर हो, तो आपको पता है कि इनर्शिया फोर्स नीचे की ओर लगता है, तो ये नीचे हो जाएगा ए में। यानी कि इसके लिए जो कैलकुलेशन होगा टी टेंशन, ठीक है, प्लस ये मास को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वेट के केस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ऊपर के डायरेक्शन में क्या है टेंशन, अब इसका इक्वल कर दीजिए। अब ये नीचे क्या आ जाएगा, 2000 kg आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग वेट में कन्वर्ट करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस नीचे आ जाएगा एम में, ठीक है। अब देखिए आपको एम मालूम है 2000 kg है, आपको टेंशन भी मालूम है, तो और जी का वैल्यू भी इसने 10 दे रखा है, तो ए का वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए का वैल्यू जो है आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बाबू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ बॉडी विथ लार्ज मास, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स द बॉडी ऑफर्स। तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन ही होता है कि द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द रेसिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्ट डेफिनेशन ही होता है, ओके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको पता होगा कि मास इंटू मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशंस का स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि ये जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसको हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ मास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास कहते हैं, और क्या कहते हैं, और इसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं, क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको कहा कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर रोटेशनल मास और सेकेंड मास, ठीक है, या रोटेशनल इनर्शिया, ये तीनों बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि ये क्वांटिटी होता है जिससे क्या डिटरमाइन करेगा, टॉर्क को नीडेड फॉर अ डिजायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी भी एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमको कितना डिजायर्ड है वो जो है ये इसी के थ्रू जो है डिटरमाइन किया जाता है। आपको मालूम होगा T इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, क्या होता है, T इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, आपको मालूम है। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालने जाते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, T बाई अल्फ़ा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशंस के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है वो किससे पता चल रहा है, इस आई के वैल्यू से पता चल रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, या आप कह सकते हो कि हाउ मास डिटरमाइंस द फोर्स नीडेड टू डिजायर्ड एक्सेलरेशन, मास की रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली ध्यान दीजिए कि इसके डेफिनेशन में ही कह रहा है कि अगेंस्ट द रोटेशनल अगेंस्ट द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम इससे भी अगर उठा के चलते हैं डायरेक्टली तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है कि एम के स्क्वायर होता है। अगर हम आई का वैल्यू एम के स्क्वायर डाल दें तो टी बाई अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब हम टी बाई अल्फ़ा लिखते हैं तो आप देख रहे हो कि हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन घटेगा,
तो इसलिए भी आंसर क्या होगा, इसलिए भी आंसर इसका क्या होगा, इसलिए भी इसका आंसर जो होगा हाई रेसिस्टेंस टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आगे का हम लोग देखेंगे।